एहसास वुमन भुवनेश्वर की तरफ से कलम भुवनेश्वर के इस वर्चुअल सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर निधि गर्ग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व में इस समय बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा है। जीवन उलट पुलट सा हो गया है। जिसे हम आज की डेट में न्यू नॉर्मल मान रहे हैं, उसने कई बदलावों और समझौतों को बुलावा दिया है। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने इस विपरीत समय की चुनौती स्वीकार की है और इन बदलावों के साथ कदम ताल करने की कोशिश की है। फाउंडेशन इन चुनौतियों से जूझने में आप सभी के जज्बे को सलाम करता है और अपने संरक्षण और सदस्यों की इच्छा के मद्देनजर अपने सत्रों में बदलाव करते हुए इन्हें वर्चुअल कर दिया है, ताकि आप में से कोई भी साहित्य और साहित्यकारों के से बातचीत की अपनी नियमित खुराक से वंचित ना रह जाएं। फाउंडेशन भारत और विश्व के लगभग 30 शहरों में महिलाओं के उत्थान और भलाई के लिए समर्पित कार्यक्रमों में और अभियानों से जुड़ा है। फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों में विविध साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल हैं। कलम इसी तरह का एक पहल है जो हिंदी भाषा के उत्थान और लेखकों के साथ अनौपचारिक संवाद करता है। हमारे आज के अतिथि हैं सुरेंद्र मोहन पाठक, हिंदी में जासूसी अपराध कथा के सबसे प्रशंसित लेखक हैं। आपने हाल ही में कहानी और रहस्य रोमांच से भरे उपन्यास के लेखन के 60 साल पूरे किए हैं। आप भारत में लोकप्रिय साहित्य के ध्वजवाहक रहे हैं। आपकी पहली कहानी 57 साल पुराना आदमी वर्ष 1959 में मनोहर कहानियों में प्रकाशित हुई थी, जबकि आपकी पहली उपन्यास पुराने गुनाह नए गुनहगार 1963 में प्रकाशित हुआ था। आपने अब तक 275 से अधिक उपन्यास, 45 से अधिक कहानी संकलन और 26 चुटकुले पुस्तकें लिखी हैं। आपकी कुछ बेस्ट सेलिंग पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी और गुजराती में भी हुआ है। आप द्वारा लिखी पुस्तकें अब मोबाइल, टैबलेट, किंडल, स्क्रीन और ऑडियो पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध हैं। और आज इनसे बात करने वाली हैं कनक रेखा चौहान जी, जो एहसास वुमन लखनऊ हैं। इन्होंने लखनऊ और कानपुर लिटरेरी फेस्टिवल का निर्माण किया है। ईच वन टीच वन जैसा एक अभियान का हिस्सा भी हैं, जिनमें इन्होंने बच्चों को किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। इनको 2016 में प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश की उपाधि से नवाजा गया था, इनके साहित्य के पुनरुत्थान के कार्यों की वजह से। नमस्कार। और मैं कनक जी से अनुवाद करूंगी कि प्लीज आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। नमस्ते। भुवनेश्वर को लखनऊ का आदाब। दोस्तों, पाठक जी की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में जिन 3 लेखकों की पुस्तकों का सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है, उनमें से एक सर है, यानी कि हमारे आज के मेहमान। पहले 2 लेखक कौन है जानकर आपको आश्चर्य नहीं होगा, जिनमें कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद जी हैं। आप 1959 से लिख रहे हैं और न सिर्फ हमारे देश बल्कि विदेशों में भी 3 पुश्तें आपका साहित्य पढ़ रही हैं। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। जहां आपकी किताबें फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी मिलती है, वहां व्हीलर एंड कंपनी, जो कि हिंदुस्तान के हर स्टेशन में है, वहां पर आपकी किताबें डॉक्टर शशि थरूर और इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स के साथ शाना बशाना बिकती हैं। तो देश की हर वो दुकान जहां पर हिंदी साहित्य की बात है, हिंदी की किताबें मिलती हैं, वहां आपकी किताबें जरूर मिलेंगी। ऐसे प्रबुद्ध, अनुभवी और लोकप्रिय लेखक को अपने बीच पाना हमारा सौभाग्य है। कोई क्यों लिखता है? मेरा अपना अनुभव है कि लिखना एक जुनून का काम है, एक जिद है लेखक की कि मुझे लिखना है और अभी इसी क्षण लिखना है, क्योंकि शायद यह विचार फिर मस्तिष्क में आएगा ही नहीं, और दोबारा लौट कर ना आया तो फिर ये एक नुकसान है लेखक का। तो जब तक कि घर में आग ना लगी हो, कई बारी ट्रेन ना छूट रही हो, मुझे तो बस लिखना है। सर,
आपसे मेरा पहला और बेहद रवायती सवाल ये है कि आप क्यों लिखते हैं? कैसे लिखना शुरू किया? और लिखना आपके लिए ज़रूरत है, जुनून है या एक लेखक मन की हट है? शुरुआती दौर में तो लिखना इसलिए शुरू किया था कि पढ़ता बहुत था। तो ये समझिए कि ओवरफ्लो से प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ ट्राई करूं, लिखूं, शायद कुछ ठीक से हो पाए, ठीक से हो पाए। तो लिखते थे, दिखाते नहीं थे किसी को। खुद ही पढ़ पढ़ के खुश होते थे। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बना तो फिर एक आध पड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं कुछ दिखाया तो वाह वाही भी हासिल हुई। तो उससे अनकरेज होके फिर दिल किया कि कुछ रेगुलरली करना चाहिए इस मामले में। तो वो जो रेगुलरिटी है आज तक कायम है, आज तक कायम है। यही वजह है, और कोई। अपराध साहित्य लिखा जाता है क्योंकि अपराध हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और एक सामाजिक समस्या भी है। लेकिन आपकी कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि इंसान लाचारी से अपनी किसी मजबूरी से अपराधी बनने पर विवश हो जाता है। जाहिर है कोई शौकिया तो अपराधी नहीं बनता, अपराध नहीं करता, लेकिन क्या वास्तविकता में भी ऐसा ही होता है या ऐसा सोचना केवल एक लेखक की कल्पना मात्र है? देखो, पहली बात तो ये है कि अपराध लेखक के तौर पर मैंने कभी क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं किया। कभी क्राइम ये नहीं जाहिर किया कि मेरे किसी किरदार ने कोई डाका डाला है या किसी का खून किया है तो बहुत बड़ा काम किया है। मैंने उसको हमेशा धिक्कार के काबिल माना है, तिरस्कार की निगाह से देखा है। मेरा काम लोगों को सबक देना नहीं है। आई एम ए राइटर, नॉट ए प्रीचर। मेरा सबक देना काम नहीं है, भाषण देना या प्रवचन करना काम नहीं है। लेकिन जो एक समाजी फर्ज बनता है कि रीडर मेरे लिखे से कोई गलत सबक ना ले। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि क्राइम को ग्लोरीफाई ना करा जाए। अंग्रेजों में मुहावरा है, क्राइम डज नॉट पे, जुर्म का कोई हासिल नहीं। हालांकि ये बात अब बिल्कुल झूठ साबित हो चुकी है। जुर्म का तो बड़ा अच्छा हासिल है। यही एक कारोबार है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप किसी को थप्पड़ मार के उसका मोबाइल छीन ले या उसका बटुआ छीन ले तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है ना, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जैसे हालात बदलते हैं, सामाजिक वैल्यूज बदलती हैं, तो इंसानी फितरत में फर्क आके रहता है। कुछ काम लोगों को आसान लगते हैं, वो करते हैं, जब करते हैं तो पता लगता है आसान नहीं था। तकरीबन मुजरिम पकड़े जाते हैं। जो नहीं पकड़े जाते उनकी कोई वजह होती है, सरकार के वो लॉ अबाइडिंग, वो लॉ एनफोर्समेंट के कोई मिली भगत से या किसी वजह से। लेकिन ओवरऑल जो है एंड रिजल्ट ठीक ही होता है, ठीक ही होता है। खास तौर से जो नौसिखी है वो तो जरूर ही पकड़े जाते हैं। हाँ, सच बात। दूसरे दूसरे प्रेजेंट क्राइम में ये फर्क आया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग तैयारी करके कोई बड़ा काम करते हैं इस मामले में। हमारे यहाँ तैयारी कोई नहीं करता, बस जब हौसला है, रिस्क लिया, कामयाब हो गए तो हो गए, नहीं तो ना सही। वेस्टर्न कंट्रीज में कोई क्राइम ऑर्गेनाइज करता है तो पहले ये फैसला करता है कि मैं बच जाऊंगा कि नहीं बच जाऊंगा, मेरी सेफ्टी किस बात में है। यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अंधाधुंध बैंक में घुस जाओ, पैसे लेके भाग जाओ, शक्ल भी नहीं छुपाते। तो ये जो अंधी अंधी दिलेरी है ना, ये भी क्रिमिनल्स का वाटरलू है। तो मैं जो अपने नावल में जिस किस्म का वो सेटअप रखा है उसमें मैं क्राइम की ग्राफिक डिटेल में कभी नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता कोई खून बह रहा था, गोलियों से बिंधा हुआ था, जुबान बाहर निकली हुई थी, ये था वो था, मैं कभी नहीं कहता। क्योंकि मेरे लिए मर्डर जो है एक खूंटी है जिस पे मैंने अपनी कहानी टांगनी है। उसमें इन बातों की कोई गुंजाइश, कोई जरूरत जबरदस्ती निकाले तो निकाले, वरना जरूरत नहीं होती। और दूसरे, मैं तो ये डिमार्केशन के भी फेवर में नहीं हूँ कि क्राइम स्टोरी को नॉर्मल
स्टोरीज से अलग माना जाए। क्राइम भी तो सोसाइटी में होता है। जब ब्राइड बर्निंग पे कहानी लिखी जा सकती है तो मर्डर पे क्यों नहीं लिखी जा सकती? एक ही टाइप के क्राइम तो है, लेकिन एक ठप्पा लग गया है कि क्राइम राइटर का जासूसी ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, हमारे यहाँ है। और हमारा दिल दुखता है इस बात से, इसलिए कि हमारी मेहनत कोई कम तो नहीं है औरों के मुकाबले में, उतनी मेहनत लगती है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमने वो रास्ता चुना है जो बहुत आसान है। आसान होता है तो सारे जने लिख रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, हमारी आइडेंटिटी जो नहीं है वो बन नहीं पा रही, कमजोर है। आगे आगे बने शायद, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। सर मेरा तो मानना है कि आप पल्प फिक्शन जिन्होंने लिखा था और फिर बाद में फिल्म भी बनी, आप इंडिया के टैरेंटिनो, या मुझे लगता है कि उनके बराबर ही हैं, शायद उनसे भी बड़े हैं। लेकिन एक बात मुझे और भी बहुत प्रभावित करती है आपके साहित्य में कि आप जो भी कहानी लिखते हैं, मसलन जैसे खून से रंगा चाकू, जो कि एक लेपर कॉलोनी की कहानी, और आपने बहुत लेपर कॉलोनी का मार्मिक विवरण भी किया है। लंबे हाथ एक टूटते हुए परिवार की कहानी है जिसमें अपराध धोखे और अविश्वास के कारण होता है। या फिर गैंग वॉर है जिसमें एक बिगड़ा रईस लड़का वो कुछ कुछ अपराध करता है, और आपने इसमें एक जो हमारी आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश की, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है उस पर लिखी है आपने कहानी। बीवी का हत्यारा, अनोखी रात, मेरी जान के दुश्मन, खाली मकान, धोखाधड़ी, ये सारी बातें समाज से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करती हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है सर, कि जहां आपकी कहानियां पाठक को रोमांचित करती हैं, उसका मनोरंजन करती है, वहीं आप एक मर्डर मिस्ट्री में कैसे एक मोड़ लेकर, एक ट्विस्ट लेकर उस कहानी को एक मॉरल रिसर्च की तरह भी अपने पाठकों को पेश करते हैं? देखो, इसको आप प्रोफेशनल जगलरी भी मान सकते हैं। चंद कहानियां होती हैं जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। उसमें ट्रिक ऑफ ट्रेड यही होती है कि बेसिक चाहे वो हो, लेकिन उनको जैसे रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा नई हो, डिफरेंट हो, करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट हो, उसका डिस्क्राइब करने का सिस्टम डिफरेंट हो, क्लाइमेक्स स्पेक्टेकुलर हो, इमीडिएट टेक ऑफ हो स्टोरी का। देखो, हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो लिटरेरी राइटर के साथ नहीं है। वो जो उसका मन आता है लिखता है, छपने के लिए भेजता है, नहीं छपता कहीं और भेज देता है। हमने तो ये पहले ख्याल करके रखना होता है कि हमारी स्टोरी का टेक ऑफ जो है इमीडिएट हो। रीडर में इतना सब्र नहीं है कि वो 50, 60, 70 पेज, 250 पेज के कि पढ़ ले और उसके बाद वो महसूस करे कि अब कहानी शुरू हुई। हमारे तो टेक ऑफ फर्स्ट पेज से होना चाहिए, तभी वो कहानी बनती है। फिर स्पेक्टेकुलर कैरेक्टर हो, वे ऑफ नरेशन है जो हर राइटर का अपना होता है, उसकी नकल नहीं मारी जा सकती। कोई कोशिश भी करेगा तो एक आध बार कर लेगा, बार बार नहीं कर सकता। फिर स्पेक्टेकुलर एंडिंग के बारे में मैंने कहा, तो जब एक कहानी के इतने ज्यादा तकाजे हैं तो ये कोई आसान काम तो ना हुआ ना, आसान काम तो ना हुआ। फिर हमने, हमारी अप्रोच है रीडर तक। रीडर अगर एक बार इम्प्रेस हुआ है तो हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगली बार उसे ना उम्मीदी ना हो, निराशा ना हो। इसके लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस मेहनत का एक सिला है, वो ये है, जब एक बार रीडर फैसला कर लेता है कि आप रीडेबल राइटर हैं, तो वो एंड तक साथ देता है आपका, कुछ बीच में नहीं छोड़ सकता। कोई नावल आप उसको नहीं पसंद आया तो ये कहेगा कि राइटर ने इस बार ठीक नहीं, अच्छा नहीं लिखा। ये नहीं कहेगा कि ये राइटर ही अच्छा नहीं है। दोनों बातों में फर्क है। तो ये कंसिस्टेंट लिखने वाले के, प्रोफेशनल राइटर के, जो कि मैं हूँ, बहुत बड़ी अर्निंग है, बहुत बड़ी कमाई है कि उसका रीडर उसके साथ है, उसकी कमिटमेंट अर्न की है उसकी कमिटमेंट। उसको कोई हिला नहीं सकता, उसका कोई फैसला तब्दील नहीं कर सकता।
कल तक वो गुन गा रहा हो किसी राइटर को, आज कहने लगे बेकार राइटर है, ये नहीं होता, नहीं होता। सर गैंग वॉर में जो कहानी थी उसमें आपने एक पोस्टमार्टम को बेस बना के लिखा था, तो इसमें आपने क्या, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप बहुत ग्राफिक डिटेल्स में नहीं जाते हैं, क्या आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे हमें इस भाई, स्पेशली? पहली बात तो ये है कि मैंने उस नावल का नाम पोस्टमार्टम ही रखा था। अच्छा जी। हाँ, वो पब्लिशर जो था, बस क्या बताऊं, he was a डम्प पब्लिशर। तो पोस्टमार्टम कहता है रीडर्स की समझ में नहीं आएगा, तो गैंगवार रख दिया, जबकि उसमें गैंगवार वाली कोई बात ही नहीं है, ओहो। बात ही नहीं है। तो उस वक्त आई वॉज ए स्मॉल टाइम राइटर, मेरी पेश नहीं चलते थे। मैं आज जैसे मैं पब्लिशर को डिक्टेट कर सकता हूँ भाई फला काम करना पड़ेगा, तब नहीं कर सकता था। तो वो कई बार तो ये होता था कि वो हेरा फेरी कर लेता था, किताब छप जाती थी तो पता लगता था कि इसने ये हरकत की है, और उसके बाद वो फिर क्या कहना, काम तो जो होना डैमेज तो हो गया। तो ये एक बड़ी जाति का दौर था, जो अब उस वक्त के छोटे मोटे राइटर जिनमें मैं भी एक शुमार था। तो पोस्टमार्टम की अच्छी मैंने डिटेल में बताया था कि पोस्टमार्टम से क्या क्या जाना जा सकता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। कोई भी अननेचुरल डेथ में सरकार का हुक्म है कि पोस्टमार्टम जरूर हो, नेचुरल डेथ में नहीं। किसी भी डेथ को अननेचुरल माना जाता है तो पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है, भले ही अंधे को दिख रहा हो कि ये कैसे मरे, चाहे राजा का बेटा हो। संजय गांधी ग्लाइडर क्रैश में मरे, पोस्टमार्टम फिर भी हुआ था, सबको पता है। लेकिन ये इट इज ए मैंडेटरी एक्ट, पोस्टमार्टम एब्सोल्यूट एसेंशियल है। राइटर है, अपनी कहानी को जरा बाईपास कर देते हैं अपनी कहानी के लिए, लेकिन गलत करते हैं, गलत करते हैं। पोस्टमार्टम बहुत एसेंशियल है, एंड इट टेल्स ए लॉट, इट टेल्स ए लॉट। तो सर मर्डर मिस्ट्री को तो वैसे भी आप बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और मैं तो कहूँगी 60 साल से आप पल्प फिक्शन के बेताज बादशाह हैं। जो दो अनूठी बातें आपके लेखन में दिखाई देती हैं वो ज़रूर अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी। पहला तो है कि आपके लिखने का हर उपन्यास का एक अंदाज़े बयां, जो हम लोग गालिब के लिए कहते हैं पोइट्री में, शायरी में, शायद वो हमें आपके लिए कहना चाहिए इस फिक्शन में। लेकिन लोग सिर्फ इसलिए नहीं आपके साहित्य पढ़ते कि उन्हें अपराध साहित्य के बारे में पढ़ना है, बल्कि इसलिए भी पढ़ते हैं कि उन्हें आपके लिखने का तरीका, अंदाजे बयां, उसका लुत्फ उठा सकें वो। तो सर आपके डायलॉग्स, आपके किरदारों का विवरण, उनकी भाव भंगिमा, उनके नाक नक्श, उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप लिखते हैं वो बहुत ही अनूठा है। और मैं दिल्ली में रही हूँ, थोड़ी बहुत पंजाबी जानती हूँ, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि जो हम लोग करीब करीब भूल चुके हैं, जैसे कि ओ मोतियों वाली, ओ सोनियो, ओ माइयो, ये सब पाठकों को बहुत लुभाते हैं। अगर आप किसी अपने उपन्यास का कोई अंश सुनाना चाहें जिसमें आपका अंदाजे बयां उभर कर आए, तो दर्शकों को शायद बहुत मजा आएगा, अगर आप सुना सकें तो। मेरा एक नावल हीरा हीरा फेरी, हेरा फेरी नहीं, हीरा फेरी, हीरा फेरी। हीरा फेरी, डायमंड्स की हेरा फेरी। तो ये नया वर्ड बनाया मैंने, हीरा फेरी। जी। तो बड़ा फेवरेट फेमस नावल था, हार्पर कालीन में छपा था, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। अच्छा। ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। हीरा फेरी दोनों बहुत चले थे, दोनों बहुत, डायमंड्स आर फॉर एवर और हीरा फेरी। तो इसमें एक पैरा मैं आपको सुनाता हूँ, अगर मेरे से पढ़ा जाए तो। बहुत शुक्रिया। सुनिए जरा। हीरो कह रहे हैं, हीरो जो है वो वाल्ट बस्टर है, बहुत मामूली आदमी है, बहुत अल्प शिक्षा प्राप्त है, मतलब लो लाइफ है, लो लाइफ है, और अपने आप को जरा इम्प्रूव करने की कोशिश में वो टैक्सी चलाता है, भाड़े की टैक्सी चलाता है। लेकिन अरमान तो सबके होते हैं कुछ, तो अपने अरमान को जरा अंडरलाइन करने की कोशिश करता है। वो सुनिए, कहते हैं दिल से बोलता था,
दिल से बोलता था कि मैं दिल में कभी नहीं आया कि मेरे दिल में कभी नहीं आया कि मैं अमीर आदमी बन जाऊं। मैं छोटा आदमी, मेरे छोटे सपने, मामूली आदमी, मामूली हसरतें, कभी बड़ा और बड़ा बनने का सोचा ही नहीं गया। कभी आसमान में चांद तारे तोड़ लाने का अरमान ही ना जागा। जागता तो मैं साला बड़ी से बड़ी ख्वाहिश करता, रंगीन से रंगीन सपना देखता। बांद्रा में मन्नत के बाजू में मेरा भी हेरिटेज बंगला होता, एंटीना के सामने मेरा उससे ऊंचा टावर हो। मामूली आदमी की तो जात औकात ही ऐसी बन जाती है, परमानेंट करके सेट हो जाती है कि वो बड़ा ख्वाब देखने ही नहीं देती उसको। टैक्सी भाड़े का है, टैक्सी भाड़े की है, ये ख्वाहिश है कि अपनी हो जाए। खोली की जगह फ्लैट की मालिकी हो जाए। बुरे वक्त के लिए बैंक में 4 पैसे जमा हो जाए। दोस्त उधारी मांगे तो इतनी औकात हो कि इनकार ना करना पड़े। कोई 4 पैसे उधार मांग ले तो मेरी इतनी औकात हो कि इनकार का ना मुंह से निकले। ताले तोड़े, तिजोरियां खोली, वाल्ट बस्ट किए तो क्या टाटा बिरला अंबानी की बराबरी करने के लिए किए? ऐसा तो नहीं किया। बस एक अरमान की खातिर की रोकड़ के मामले में जिंदगी आसान हो जाए, मोहताजी की दहशत और लानत से निजात मिल जाए, दिहाड़ी कमाने की, दाल रोटी बोटी की, घर बार की, राशन पानी की मारा मारी खत्म हो जाए। इतना सा ख्वाब भी कहता है कभी पूरा नहीं हो सका। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मेरा ख्याल है हमारे दर्शकों को मजा आया होगा ये सुनकर, एक बहुत ही मामूली आदमी की छोटी छोटी हसरतें। जैसा हम कह रहे थे कि आपकी लेखन की दो चीजें मुझे बहुत अनूठी लगती हैं, एक तो ये आपका अंदाजे बयां, और दूसरा ये कि आपके ज्यादातर उपन्यास जैसे कि अक्सर क्राइम फिक्शन राइटर्स के होते हैं वो हू डन इट पर आधारित होते हैं, यानी कि मुजरिम की खोज के बारे में। लेकिन आपके बहुत से उपन्यास हाउ डन इट पर भी आधारित है, यानी कि मोडस ऑपरेंडी क्या रही होगी, किस तरह से कोई जुर्म किया गया। और उनमें से जो कुछ काबिले गौर है वो है कोई गवाह नहीं, स्कैंडल पॉइंट, गोल्डन गर्ल, कानून का चैलेंज, मीना मर्डर केस। एक बात साझा करना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि इन सब के कवर्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रंगीन है। अगर आपको कभी मौका मिले तो देखिएगा। सर आप ये बताएं कि इन सब में आपका सबसे पसंदीदा नावल कौन सा है और कितनी रिसर्च इसमें आपने करी होगी? लाइक यू हैव टू गो बैकवर्ड्स कि एक मर्डर हो चुका है और वो कैसे हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा है जैसे कि बड़ी वाटर टाइट एलिबाई है आपके लोगों के पास, जितने लोग उस मर्डर में इन्वॉल्व हैं या जो शक के घेरे में है, लेकिन कैसे ये हुआ ये तो राइटर ही जानता है। तो आप बताएं कि ऐसा कौन सा नॉवेल है जो आपको लिखने में मजा आया, आपको अच्छा लगा? इससे पहले मैं मिस्ट्री राइटिंग के बारे में एक राज की बात बताता हूँ। जी। जो नॉर्मल स्टोरी होती है वो शुरू से आखिर की तरफ लिखी जाती है। जो मिस्ट्री नावल है वो आखिर से शुरू की तरफ चलता है। जी। मतलब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंड है, ये कहानी खत्म कैसे होगी, ये नहीं कि शुरू कैसे होगी। शुरू होने के तो 1000 तरीके हैं, खत्म होने का एक ही तरीका है जो माकूल है, मुनासिब है, टू द पॉइंट है। तो इसलिए जब आपको ये सूझ जाता है कि आपने कहानी का एंड कैसे करना है, तो बीच की बातें जो है ना वो रूटीन होती हैं, उसका राइटर को अभ्यास होता है, तजर्बा होता है, वो कर लेता है। मतलब सबसे बड़ा आधा किला इस बात में फतेह है कि आपने कहानी के एंड के बारे में क्या सोचा हुआ है, ये बात है। बाकी जहाँ तक वो मिस्ट्री राइटिंग की या इस किस्म की के क्राइम्स में वैरायटी की बात है, तो आजकल तो अखबार पढ़ो, सारा अखबार शुरू से आखिर तक इन्हीं खबरों से भरा होता है। फ्रंट पेज पे छोटी मोटी पॉलिटिकल न्यूज होती है, बाकी मर्डर, बलात्कार, अगवा, बैंक डकैती, दुनिया जहान की बातें डेली होती हैं। रही सही कसर है तो वो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो पूरी कर देती है। तो हमारा कोई ये प्लेनेट अर्थ अच्छी तरह तो नहीं चल रहा ना, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, खास तौर से साउथ एशिया।
यूरोपियन कंट्रीज में अमन शांति है, अमन शांति है, क्योंकि वो लोग थोड़े हैं और उनकी रोटी कपड़ा की जुस्तजू जो है नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। जो बेसिक जरूरतें हैं सिटीजन की, उसको पूरी करना सरकार का फर्ज है। हमारे यहाँ सरकार का कोई फर्ज ही नहीं है। तो भूखा मरता है मर जाए, उन्हें क्या पता। 125 करोड़ लोगों में कौन एक एक को मॉनिटर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये तो यही है कि जो जिस हाल में है उसने ऐसे ही रहना है। तो कहानियां तो बिखरी पड़ी हैं सारी सृष्टि में। रोज सवेरे अखबार उठाओ, जोश आता है कि ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, ये भी लिख लें। और फिर कुछ कहानियां ऐसे हैं उसमें ट्रेडिशनल क्राइम है ही नहीं। जब सोशल कहानी है, जैसे मेरे जात के दुश्मन है, जैसे 3 दिन है, जैसे वो शिमले वाला कौन सा नॉवल था, मेरे को कभी कभी नाम नहीं याद आ पाते। तो मतलब कहने का है, कंसिस्टेंट राइटिंग में कुछ ना कुछ हमेशा सूझता है। फिर जिसने रेगुलर लिखता है वो बैंक बना के रखता है। कोई बात अच्छी सूझ जाए तो उसको नोट करके रखते हैं फ्यूचर इस्तेमाल के लिए। कई बातें सरप्लस हो जाती है, जितना सोचा होता है वो कोरोना काल से बढ़ जाता है, तो उसको हम भूल थोड़ी जाते हैं, हम उसको भी काबू में रखते हैं, भी अगली बार यूज करेंगे। तो ये मैंने पहला जो वर्ड का जगलरी है, जो धीरे धीरे उसके आप आदी हो जाते हैं, आदी हो जाते। आपने बताया नहीं सर, आपका फेवरेट कौन सा है इसमें? मेरा फेवरेट तो जो वही है जो सबसे ज्यादा लोग जिसकी तारीफ करें। पर्सनली फेवरेट की तो सेंस नहीं है, इसलिए वही फेवरेट है जो जिसके हक में मैक्सिमम वोट है। जैसे मेरी जान के दुश्मन है, हार जीत है, मीना मर्डर केस है, 65 लाख की डकैती है, इस किस्म के और कुछ नावल है जिनकी लोग बहुत तारीफ करते हैं। 10 रुपए का नावल 5,000 रुपए में ब्लैक में बिकता है वो। हाँ, तो उसका फीडबैक फिर आता है, तो हमें ब्लैक वाले पहलू की खुशी तो नहीं होती, लेकिन इस बात की तो खुशी होती है कि किसी को किताब की इतनी कदर है कि वो आउट ऑफ द वे जा सकता है उसको हासिल करने के लिए। तो बाहर के मुल्कों में तो जो ओरिजिनल एडिशंस होते हैं राइटर के ऑटोग्राफ, वो नीलामी में लाखों डॉलर्स में बिकते हैं। हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है कि भाई ये प्रेमचंद की खुद साइन की हुई कॉपी है या टैगोर की खुद साइन की कॉपी है। कोई नहीं मांगने वाला, कोई नहीं उस पर पैसा खर्च करने वाला। लेकिन फॉरेन में कलेक्टर्स करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं। सर, आपकी किताबों के किरदार जो है लोगों को बहुत पसंद आते हैं और वो उनके साथ एक जज्बाती रिश्ता भी कायम कर लेते हैं। आपके सुनील चक्रवर्ती जो शायद आपके पहले थे, एक ने एक सच्चे जोशीले ईमानदार पत्रकार है, और इस सीरीज की शायद 65 लाख की डकैती की 2.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं, डेमजेल इन डिस्ट्रेस को मदद करते हैं, और उनके शायद 122 उपन्यास हैं इस सीरीज के। सुधीर जो कि एक दार्शनिक है, प्राइवेट डिटेक्टिव है, और जिंदगी का फलसफा सबको समझाया करते हैं वो, और वो खुद अपने को कहते हैं दिल्ली का खास किस्म का हरामी वो फिर विमल है, जिनको कि आप कई नाम दिए हैं आपने, कभी ज्यादातर सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, जो एक रॉबिन हुड सरीखा वांटेड क्रिमिनल है। देखो, आप दिल्ली में रही हैं जी, इसलिए आपको काफी कुछ दिल्ली में मालूम है जी, कि दिल्ली में जो है ना पंजाबी कल्चर बहुत हावी है। जी, वो हावी इसलिए है कि पार्टीशन के बाद पंजाब से जितने रिफ्यूजी आए थे वो सारे आके दिल्ली में ही ढेर हो गए थे, और इतने ज्यादा आ गए थे कि ओरिजिनल जितने सिटीजन थे उससे ज्यादा रिफ्यूजी थे। तो ये आज तक 47 से 2020 तक दिल्ली में पंजाबी डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से उनके मिजाज, उनकी आदतें, उनका रख रखाव, उनकी भाषा, ये सारी बातें जो है ना यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। जैसे यहाँ लोकल रिवाज में कहते हैं कि दिल्ली में या जमीन की कीमत है या कमीन की कीमत है तो इस किस्म का वो लोग जो है अपने आप को बुरा कह के भी ग्लोरीफाई करते हैं। किसी को हरामी कहो
तो उसे तकलीफ नहीं होती, वो तारीफ मानता है अपने, कोई भी छोटी मोटी बात थोड़ी है। हाँ, बड़े लोगों की बातें गाली दे के ही कही जाती है। किसी को कहो तू बड़ी कुत्ती चीज है तो वो गाली नहीं मानता, वो समझता है मेरी तारीफ की है। तो ये अपने अपने रख रखाव के सिस्टम की वजह, साउथ में गालियां है ही नहीं, तमिल तेलुगु कन्नड़ में जुबान में गालियां है ही नहीं। वो तमिल भी गाली देगा तो पंजाबी में देगा, मैंने कानों से सुने। उनके उनके यहाँ गाली है ही नहीं, हमारे यहाँ हजार होंगी। तो रहन सहन का फर्क पड़ता है, रहन सहन। सर दिल्ली से एक बात अपने बचपन की कि हमारे यहाँ जो मेड काम करती थी लक्ष्मी, उसका हस्बैंड उसको साइकिल पे छोड़ने आता था और वो जितनी देर काम करती थी वो पीछे बरामदे में बैठ के घर के बाहर बैठ के मनोहर कहानियां पढ़ता था और जाते टाइम वो किसी गमले के पीछे छुपा जाता था। तो हम कई बार देखा करते थे और फिर ये हुआ कि जब वो चले जाते थे शंकर, जिस दिन हम घर पे होते थे तो निकाल के पढ़ते थे और फिर डांट पड़ती थी कि अरे मनोहर कहानियां पढ़ रही है, उसका तो कवर ऐसा है, क्राइम है, फलाना ठिकाना। आपको क्या लगता है कि अब जो हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास घट रहा है और उस वक्त ही मनोहर कहानियां, मुझे लगता है कि मॉरलिटी अब कोई ऐसा इशू नहीं है, या हम एज अ रीडर क्या ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, मेच्योर्ड हो चुके हैं, हम ये सब चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं? अब सब हजम है, सब हजम है। किसी किसी बात से लोगों को अब शॉक नहीं महसूस हो, उसे ऐसा लगता है कि वो होके रहनी थी, हो गई, हम क्या कर सकते। ये बड़ी दुख की बात है। और इसके लिए सरकारें जिम्मेदारी, जिनके विल पावर कमजोर है, वो क्राइम को रोकने की उनमें इच्छा शक्ति ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। हर बात पे लीडर हावी है, अनपढ़ हो, जाके थाने जाके डीएसपी को झाड़ आता है, इंस्पेक्टर की मिट्टी खराब कर सकता है। और मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, और मुल्क में नहीं होता है ऐसा। लेकिन यहाँ की रवायती ऐसी बनी है, लोग लोग पब्लिक ऐसी है, पब्लिक ऐसी है। पॉलिटिक्स ने सबसे ज्यादा गंद फैलाया है, हम मानते हैं। जितने का हमारे लोकसभा के 1/3 जो एमपी हैं, उन पर दर्जनों में मुकदमे हैं उन। तो सरकार कोई ऐसा ला क्यों नहीं बनाती कि भाई जो जिस पे मुकदमा है वो ना लड़े इलेक्शन। वो कहते ही मैन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अंटिल प्रूवन गिल्टी तो वो मर जाएगा, उसकी उसकी जिंदगी में फैसला ही नहीं होना। हमारा स्टाइल ऑफ जुडिशरी ऐसा है, लोअर कोर्ट में ही 20 साल लग जाएंगे, फिर वो हायर कोर्ट में अपील करेगा, 10-15 साल और लग जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में अपील करेगा, तब तक उसे मरे हुए 10 साल हो गए होंगे। तो किसी को इंसाफ होता है, समरी ट्रायल हो तो बात है। समरी ट्रायल का तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। जरा सी बात पे 3 महीने की डेट पड़ जाती है, वकील जानबूझ के खिसक जाता है जी मेरा वकील नहीं आया, तारीख दे दो। नहीं होना चाहिए, ये इसको ऑफेंस फील करना चाहिए जुडिशरी को, बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन सारे ही एक जैसे हो गए हैं, इसलिए कोई परवाह नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं, ये कभी सुधार हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे ही चलेगा। आप आदी हो जाएंगे जुल्म सहने के भी और जुल्म करने के भी। ये लाइफस्टाइल बन जाएगा, यू विन सम यू लूज सम, द लाइफ गोज ऑन। कभी मार लिया, कभी मार खा ली, बस चलता रहेगा। ये अच्छा नहीं है, दिल दुखता है। किसी बड़े आदमी ने कह दिया कि मेरा हिंदुस्तान में रहने का दिल नहीं करता, कि इतना बुरा हाल है, तो सारे जने उसके गले पड़ गए हैं। लेकिन गलत तो कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं कहा, गलत तो कुछ नहीं कहा। हम वो तो बड़े आदमी थे, आसपास के लोगों में आधा अगल बगल भी देखते हैं तो वही कह रहा हूँ लोग ना। अक्सर ऐसी बातें कहते हैं। सर किसी भी साहित्य को लिखने में हम उसकी परिकल्पना करते हैं और जब तक लिख नहीं लेते हैं वो दिमाग में घूमता रहता है। तो आप ये बताएं कि अपराध जैसे चोरी, डकैती, खून खराबा, चाकू, रिवॉल्वर, इन सब के बारे में लिखते लिखते क्या इनका असर आपके दिलो दिमाग पर भी होता है? नहीं नहीं नहीं, एकेडमिक है मेरा वो जो, माई इंटरेस्ट इज एकेडमिक एंड क्लिनिकल। मैं इन्वॉल्व नहीं महसूस करता नहीं उसमें। महसूस और करते दूसरी कभी? ये, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं कभी क्राइम की ग्राफिक डिटेल नहीं लिखी।
जी ये जी पूरी डिटेल में उसकी मॉडल्स ऑपरेंडी बताऊं कि कैसे हुआ क्या हुआ। मेरे लिए इतना कहना काफी है, भी कत्ल हो गया है, हम्म, अब पता कर रहे हैं किसने किया है। और मेरे तकरीबन मिस्ट्री नॉवेल्स में एक ही मर्डर होता है, जी कभी रेयर है किसी में दो हुए हो। तो वो मर्डर तो एक तरह से एक आसरा होता है जिस पर मैंने अपनी कहानी को आगे चलाना है। तो उसके लिए ग्राफिक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। मैं सत्य कथा तो नहीं लिखता ना, जी जी सत्य कथा मैं रिपोर्टिंग अखबार के लिए रिपोर्टिंग तो नहीं करता ना। जी आई एम ए फिक्शन राइटर। तो फिक्शन में मेरी मर्जी है मैं किस बात को इम्पोर्टेंस दूं, किस बात को इग्नोर करूं। तो मैं इग्नोर करता हूं किसी भी क्राइम की ग्राफिक डिटेल में जाने। मैं कभी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई नहीं करता। मैंने कभी सेक्स नहीं लिखा, कभी वायलेंस नहीं लिखा, वायलेंस नहीं लिखी कभी। लोग 10-10 पेज में डिस्क्राइब करते हैं इस किस्म के भद्दे उठ पटांग सीन कि क्योंकि रीडर फील्स टिटिलेटेड बाय रीडिंग देम। जो कम पढ़े ले लोग हैं, जी छोटे जगह पे हैं, जी वो उसमें आनंद महसूस करते हैं। तो मेरा ये काम तो नहीं है ना मैं लोगों की मौज के लिए उनको आनंद महसूस कराने के लिए तो फिर वो कहते हैं, मेरे को भी कहते हैं जी आप में कुछ गर्मा गर्म तो कुछ होता नहीं है आपके। मैं क्या भैया जिनमें होता है तो वही पाड़े उसी काबिल है, उसी काबिल है। तो हम क्या करें क्या करें हम। किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते, किसी का मुंह तो पकड़। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा या बहुत हम लोग खुश नहीं है आजकल के हालात से। तो आपने तो ह्यूमर लिखा है, लोगों को हंसाया है। आप ये बताइए हम हिंदुस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ कमजोर है क्या, या हम है लोग ही दुखी है, रह है ही नहीं, नहीं जीरो है। जीरो है। वी आर नॉट ए फन लविंग नेशन। किसी को जोक सुनाओ तो वो कहता है फिर क्या हुआ। नहीं। ये तो हाल है, ये तो हाल है। जी उसको बोला भी कलकत्ते के म्यूजियम में बादशाह अकबर की दो खोपड़ियां हैं, एक बचपन की है और एक बुढ़ापे की है। कहता तो क्या हुआ, हो सकता है हो सकता है। कि एक आदमी की दो खोपड़ी हो सकती है। उन्हें फिर क्या हुआ कहना है, उन्होंने बात को समझना नहीं है। नहीं समझना तो है। फिर क्या सुनाए किसी को जोक, जो जी। जोक सुन लिया और पूछ रहा है फिर क्या हुआ। सर पर बहुत फिर भी कम लोग। आपने इतनी किताबें लिखी हैं और इतनी पॉपुलर हैं, आप फिर भी कोशिश आपकी जारी है कि लोग खुश रहें। अपने शौक के लिए लिखी है, वो चलती थोड़ी है। नावल जो है 50,000 छपता है, जोक बुक 5,000 छपती है। नावल 50,000 6 महीने में खत्म हो जाता है, जी, जोक बुक 5,000 5 साल में खत्म होती है। ये फर्क है ना। लेकिन तो आपको शौक खुद अच्छा लगता है लिखकर। मेरे मैं जोक कलेक्टर। कोई जोक दुनिया का ऐसा नहीं है जो मेरे को नहीं आता, ओके। मैं गारंटी करके कहता हूँ। आप मेरे को उसकी एंड लाइन सुनाओ, मैं सारा जोक बता दूंगा। सर, क्या कोई ऐसी कहानी है जो अभी आपको लिखनी है, बहुत तमन्ना है कि मैं उसे लिखूं लेकिन अभी लिख नहीं पाए किसी भी कारण की वजह से? उससे छोटी मोटी वो कोई ऐसी सिग्निफिकेंट वो नहीं है बात है। कुछ करेक्टर मैंने खड़े किए थे, उनको बीच में छोड़ दिया जी क्योंकि वो फिजिबल नहीं लगे। हाँ। शुरुआत बड़े जोश में की थी, बाद में लगा ये तो ट्रिवियल ट्रिवियल है, ऐसा कोई उसमें कुछ रखा नहीं है। तो वैसे तो अब मैं जिस उम्र में हूँ उसमें तो यही चिंता लगी रहती है कि जो नावल लिख रहा हूँ वो पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। जी लिख लिखने को बहुत कुछ है, लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन अब पहले जैसा जोश में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप है वो तो तंग करता है ना। पहले मैं 12-13 घंटे लिख सकता था, नौजवानी में 15 घंटे लिख सकता था। अब मुझे 1.5 घंटे, 1 पौने 2 घंटे में रेस्ट की जरूरत है, फिर दोबारा बैठता हूँ। पहले मैं ये सारे काम नॉन स्टॉप करता था। पहले जो काम मेरा 1 महीने में होता था 5 महीने में होता। फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कमजोर हो गई है, एक एक बात को 3-3 बार पढ़ना पड़ता है। करेक्टर्स के नाम भूल जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। बाद में याद आता है कि ये नाम तो मैंने पहले रखा था किसी करेक्टर का।
तो वो फिर उससे भी जरा स्पीड जो है उसको शंट लग जाता है। लेकिन जैसे भी है कर तो अभी तक तो कर ही रहे हैं, आगे की भगवान जाने, आगे की भगवान इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा दोस्तों मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सर के बारे में बताना चाहूंगी जो उनके लेखन से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि एक टर्म है कंपनी, जो हम लोग बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के लिए सुनते आए हैं, वो पहली बार आपने ही इजाद किया था, और जैसे अब हम लोग कहते हैं डी कंपनी। दूसरी चीज आपको याद होगा 1995 में दिल्ली में एक नैना सानी तंदूर केस हुआ था। तो वो लोगों का कहना, ऐसा मानना है, पता नहीं कितना सच है, कि आपकी एक कहानी मवाली से प्रेरित था। अरे लीड स्टोरी थी फर्स्ट पेज पे हिंदुस्तान टाइम के। ये तंदूर कांड की बात कर रही है ना। जी 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 लीड स्टोरी है कि मेरे नावल पे बेस्ड है कि जी वो जो है फाउंड्री में लाश गायब करता था। जी इससे बड़ी स्टोरी ये है, जी यूटीआई बैंक की डकैती हुई, जी उसमें मुजरिम पकड़ा गया जी और पकड़े जाने पर उसने इलाके के डीसी को बयान दिया कि ये जो कुछ मैंने किया है एसएम पाठक का नावल पढ़ के किया। जमीर का कैदी, हाँ, जमीर का जमीर का कादिर। कैदी उसने पढ़कर। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। मेरे मेरे को चिंता हो गई, मेरे को चिंता कि मेरे को बिना बुला ले भी क्या सुना, क्या सिखाते हो लोग। वो जी सारी चैनल्स को अप्रोच करने लग गए भी, भाई तो इस बारे में कुछ कहो। मैं जी क्या भाई, मैं सड़क पे खड़ा हूँ, कहते कोई नहीं वहीं आ जाएंगे हम। इस तरह की बातें, बड़ा 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 हल्ला हुआ। जी मैं इससे बड़ी बात बताता हूँ, जी बांग्लादेश 1971 में बना। जी मैंने 1968 में एक नावल लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। जी देखिए 800 मील के फासला हो एक कंट्री के दो हिस्सों में, ये जी फिजिबल ही नहीं है, ये चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो देख लीजिए 3 साल बाद वही बात हुई। 3 साल बाद। जी, तो आपका परिवार भी इन सब चीजों से प्रभावित होता है? कोई कोई आपको इसमें सपोर्ट करता है, या कोई ऐसा कहता है कि नहीं, जैसे बच्चे ने कभी बचपन में कहा हो कि पापा ये मत लिखिए, कभी कुछ ऐसा हुआ घर पे? सब बहुत बिजी हैं, किसी को किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। बहुत बिजी है। जी जी अभी आपका प्रोग्राम 6 बजे का 7 बजे किस लिए कराया है? जी इसलिए कि मेरी स्पॉन्सर 6 बजे नहीं अवेलेबल थी। जी, नहीं वो तो है, लेकिन जो आपने शुरू में लिखना शुरू किया होगा तो क्या शायद। करें, मजबूरी है। आई है बैड हियरिंग, ये मेरे को कुछ हुकअप करके देती है जिसकी वजह से मुझे आवाज आती है, नहीं जी तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा। जी ये प्रॉब्लम है। मैडम आई एम 81 ईयर ओल्ड। सर आपकी बातों से ऐसा लगता ही नहीं है। यू कैन इजीली सब्ट्रैक्ट 30 इयर्स फ्रॉम योर एज। तो गॉड इज काइंड, गॉड इज काइंड। यस यस, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, और मुझे लगता है कि बस आप लिखते रहें यूं ही, और हम लोग यूं ही आपको पढ़ते रहें, और ये बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे। आखिर में एक बात अपनी तरफ से आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी सोशल इंटरेस्ट की बात है, सोशल इंटरेस्ट। ये कुछ अल्टर हो गया है, मैं कह सकता हूँ, कैन आई स्पीक? यस नहीं, सर, बोलिए सर, बोलिए। फॉर ए मिनट कैन आई स्पीक? जी सर बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा मामूली हैसियत का आदमी था, क्लर्क था, की फैमिली थी, ग्रोन अप चिल्ड्रन थे, ग्रोन अप चिल्ड्रन थे। तो एक बार उसने उससे पूछा कि अगर मेरे को मौका लगे मैं तुम्हारी हर किसी की ख्वाहिश पूरी करूं जी तो तुम क्या क्या ख्वाहिश रखो? जी बीवी ने कहा मैं तो 10 साल का राशन भर लूंगी घर में, और इस बात का बखेड़ा ही खत्म हो। लड़के ने अपनी ख्वाहिशें जाहिर की कि मैं बाइक लेनी है, मैंने ये करना है, वो करना है। लड़की ने अपनी ख्वाहिशें जाहिर की। तो उस आदमी ने आखिर ने कहा, कहता है मैंने सबसे ख्वाहिश पूछी और सबने अपनी अपनी ख्वाहिश बताई, किसी ने मेरे से नहीं पूछा मेरी क्या ख्वाहिश है। तो कहता है भाई मेरी यही ख्वाहिश है कि जी मैं तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता रहूं। करते रहे। जी जी जी, तो वेदुला जी आप आइए और आगे।
बहुत बहुत धन्यवाद कनक रेखा जी, बहुत ही रोचक संवाद रहा। और सर, आपको सुनना तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि कानों के लिए उत्सव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम परेश पटनायक जी को कनेक्ट करेंगे। परेश पटनायक जी, परेश पटनायक जी, हाँ जी, जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या आपके कहानी पर कोई फिल्म हुआ है? नहीं, फिल्म नहीं हुआ है। नहीं, मौके बहुत आए, लेकिन मेरे को वो बनाने वालों की टर्म्स नहीं सूझती, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगला प्रश्न हम लेंगे बांगी का। बांगी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम सर। आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर, क्योंकि मैं एक साहित्य की विद्यार्थी हूँ और साहित्य का सामाजिक सरोकार होता है। आपका इस पर क्या विचार है सर? सामाजिक सरोकार से क्या मतलब है आपका? सामाजिक सरोकार क्या होता है सर? मतलब इससे समाज में क्या ये होता है? देखो जी, मेरा काम उपदेश देना नहीं है। मैं प्रीचर नहीं हूँ। जी सर। उसको प्रीचिंग की जरूरत है भी पहले प्राइम जॉब, पहले स्टोरी, उसमें उपदेश वाली बातें जो है, कोई सबक मिलना चाहिए पढ़ने वाले को। मैं नहीं फिक्शन राइटर, आई विल स्टिक टू फिक्शन। मेरा काम उपदेश देना नहीं है। अगला प्रश्न हम लेना चाहेंगे हामिदा खान जी से। हामिदा खान, कनेक्ट कीजिए हामिदा खान जी को। नहीं कनेक्ट हो पा रही। ठीक है, हम शगुफ्ता जी को कनेक्ट करते हैं। शगुफ्ता जी को ले लीजिए, शगुफ्ता जी को कनेक्ट करते हैं। शगुफ्ता जबीन। हेलो। हाँ शगुफ्ता जी। हाँ नमस्ते सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ शगुफ्ता जी, आप पूछिए, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। सर बहुत बहुत नमस्ते। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, और जैसी बातें आपने हमें कही उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम आपके लिए बस आपकी बड़ी उम्र के लिए दुआ करें, और ऊपर वाला आपको बहुत अच्छी सेहत दे और ऐसे ही हमारे बीच बनाए रखे। पहली तो मैं ये कामना करती हूँ। हेलो। शुक्रिया, मेरे को ऐसी दुआओं की बहुत जरूरत है। सर बस दिल से ये बात निकली आपको देख के, इसलिए मैंने कहा। और एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लिखते तो हैं वैसे रोमांचक कहानियां, उपन्यास लिखते हैं, क्राइम से संबंधित उपन्यास लिखते हैं, लेकिन आपने ये बताया कि आपको चुटकुलों में भी जो है बहुत ज्यादा यानी महारत हासिल है, और चुटकुलों को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, मैंने थोड़ी देर से कार्यक्रम ज्वाइन किया, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि चुटकुला पसंद करने वाले इंसान को अपराध से संबंधित या मर्डर मिस्ट्री लिखने की प्रेरणा, या यूं कहूँ ये शौक आपको कैसे हुआ?
भाई हलवाई जलेबी भी बनाता है, बर्फी भी बनाता है, लड्डू भी बनाता है और मिठाइयाँ भी बनाता है, ठीक तो। और वो पब्लिक की कंजप्शन के लिए बनाता है ना, खुद तो नहीं खाता ना। तो नावल लिखना अपनी जगह कारोबार है, जोक टेलिंग अपनी जगह कारोबार है, चलते हैं साइड बाय साइड। नावल लिखना मेरा प्रोफेशन है, जोक टेलिंग मेरा शौक है, यही फर्क है और कोई बात नहीं है। सर अनूप जी ने एक प्रश्न पूछा है, अनूप अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो पूछते हैं कि क्या आपने कभी कविताएं लिखी हैं? अगर लिखी है तो कोई कविता आपको याद है, क्या आप सुना सकते हैं? मेरा एक जवाब थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूँ। 3 things cannot be taught: singing voice, poetry and generosity. ये काम सिखाए नहीं जा सकते, जन्मजात आते हो तो ठीक है, नहीं तो ये ट्रेनिंग से नहीं आते। तो पोइट्री का कैसे कैसे लिख सकता हूँ? पोइट्री लता मंगेशकर कोई ट्रेनिंग से नहीं बन सकती। उदारता जिसके ब्लड में है वही उदार होता है, जनरस होता है। जनरसिटी भी सिखाई नहीं जा सकती, इसलिए कविता से मेरा कोई वास्ता कभी नहीं है। मैं सच पूछे तो पढ़ता भी नहीं। खत्म हो गया? नहीं सर, अभी हाँ सर हम शीलभद्र शास्त्री जी जो एडवोकेट हैं उनको हम जोड़ना चाहेंगे। शीलभद्र शास्त्री जी। शीलभद्र शास्त्री जी, उन्होंने हैंड रेज किया था। अच्छा, ओके। हमारी डॉक्टर निधि गर्ग का एक प्रश्न है, हमारी एहसास वुमेन भुवनेश्वर। निधि, आप प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, आपने कहा कि हमारा देश में बहुत डिप्रेस्ड है लोग, एंड मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और क्योंकि आपको चुटकुले अच्छे लगते हैं और आप ये समाज के लिए लिखते हैं, तो कुछ चुटकुले हमें सुना के हमें भी हंसा दीजिए सर। ऐसे नहीं होता। ये चुटकुला की जो महफिलबाजी होती है, कोई एक जना ट्रिगर करे तब ये सिलसिला शुरू होता है। पहले से ऐसे करके नहीं होता, नामुमकिन, मुमकिन नहीं है। सॉरी। मतलब चुटकुले प्लान करके नहीं सुनाए जा सकते, वो तो एक रॉ में बह के एक के बाद एक निकलते चले जाए तो उनकी खूबसूरती। जी जी। सर हमारी साथ एक शताब्दी है, शताब्दी को कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट हो पा रहा है? नहीं तो उनका प्रश्न मेरे पास है, मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, शताब्दी पूछती हैं सर कि प्रणाम सर, मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर कि एक बार अपराध पर आपने एक उपन्यास लिख दिया, उसमें एक मर्डर कैसे हुआ उससे संबंधित सारी जानकारी दी, और वो सारा जो उत्साह है, मतलब वो सारा जो सस्पेंस है वो सब उसमें क्रिएट हुआ। उपन्यास के खत्म होते ही खत्म हो गया। अगले उपन्यास के लिए फिर नया प्लॉट। सर 305 उपन्यासों के लिए आपके पास इतनी सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता कैसे आई, और इसकी प्रेरणा क्या है सर? ये जादूगरी है, जादूगरी इल्यूजन है, इल्यूजन। जादूगर का बड़े शो देखो आप, किसी बड़े जादूगर का, पीसी सरकार का या किसी का, उसकी जो मैजिक ट्रिक्स होती हैं 2-3 ही होती हैं, उनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए होते हैं कि वो लगता है कि कुछ जुदा किया जा रहा है। तो ये जगलरी है, जादूगरी है। ये जब अभ्यास हो जाता है तो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये हाउसवाइफ का काम है, अगर रोटी बना लेगी तो परोठा भी बना लेगी।
बहुत सही सर। और एक और एक और प्रश्न भी है। हम एक और प्रश्न शायद ले सकते हैं, अभी समय है। और शताब्दी का ही एक और प्रश्न है। शताब्दी अगर कनेक्ट हो सकती है तो प्लीज उसको एक बार कनेक्ट कर दीजिएगा। जस्ट मिनट। जी शताब्दी ऑनलाइन है। हाँ शताब्दी, आप पूछ सकती हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आपने इतने सारे उपन्यास लिखे हैं, 305, और सारे के सारे क्राइम नॉवेल्स हैं, तो आपका कभी ऐसा लगा है कि आपका जी उब गया है, कि आपको ऐसा लगा है कि नहीं मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए? ऐसा कभी हुआ है इतने सालों में? अब जो काम मेरे को आता है, जिसमें मैंने परफेक्शन हासिल की है, उसको छोड़ के मैं नया काम कैसे शुरू कर सकता हूँ? जो काम मेरे को बेहतरीन तरीके से आता है, जिसको हर बार मैं प्रॉपरली सेटिस्फैक्टरीली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, करता हूँ, उसको मैं छोड़ के एक नए काम में कैसे कैसे जोर लगाने की कोशिश करूँ? देखो ना, खड़े पैर कोई कोई क्रिकेट खेलता हो तो खड़े पैर फुटबॉल तो नहीं खेलने लग जाता, खड़े पैर टेनिस तो नहीं खेलने लग जाता। जिस काम में उसकी स्पेशलिटी है, उसे महारत है, उसे वही करना चाहिए, उसको छोड़ने का क्या मतलब? और वो भी इस उम्र में, इस वक्त तो जो आता है वही करते रहे, यही बेहतरीन है। ये दिशा बदलने का नतीजा ये होगा, ना मैं इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्राइम थ्रिलर्स, वो भी बिना अश्लीलता के, बिना हिंसात्मक वारदातों के, सिर्फ जासूसी, और ऐसे क्राइम थ्रिलर्स जो आपके दिमाग को हर वाक्य के साथ, हर पृष्ठ के साथ सान पर चढ़ा दें और उन्हें पैना कर दें, जिसमें हर पृष्ठ के बाद एक पृष्ठ आपको पढ़ने का मन करें और हर उपन्यास के बाद एक और उपन्यास। ये बहुत बड़ी काबिलियत तो नहीं कहूंगी, लेकिन उससे भी बहुत ऊंची चीज है। और सर ये बहुत लोगों को मिलता नहीं है। आपको मिला और आप हमें मिले और आपको सुनने का अवसर हमें मिला, ये सच में हमारा सौभाग्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में ये करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी उम्र को, आपको शतायु करें, आप इसी तरह लिखते रहें, इसी तरह अपना साहित्य हम तक पहुँचाते रहें और आपकी कलम कालजयी हो। इस प्रार्थना के साथ मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। आपको हर बार सुनना उतना ही अच्छा लगता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार आपको सुन रही हूँ। आपके पास इतना कुछ है कहने को, स्वाभाविक सी बात है। 60 वर्षों का अनुभव और 305 उपन्यास, ये खजाना है सर, बहुत बड़ी बात है। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ हैं। और ऐसी ही सृजनात्मकता है प्रभा खेतान फाउंडेशन में, और हर पल वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि हम चमत्कृत हो जाते हैं। एक नई पहल जो उन्होंने शुरू की है, और उसी पहल के तहत आज हमने अपने साथ यहाँ पर कनक रेखा चौहान जी को पाया है। और आप जैसे शिक्षाविद, कर्मठ साहित्य प्रेमी आज हमारे साथ हैं, और इतने अच्छे तरीके से आपने इस संवाद को एक रूप दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनक रेखा चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा खेतान फाउंडेशन को। हम जितना धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि हर एक सत्र के साथ, चाहे वो आभासी हो, चाहे हम आमने सामने मिलें, हमारे जीवन में नए रंग आप भरते चले जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर टाइम्स को धन्यवाद, मेफेयर होटल्स एंड रिसोर्ट्स को धन्यवाद, निधि जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को प्रारंभ दिया है, आपको धन्यवाद। और प्रभा खेतान फाउंडेशन से जुड़े सभी अधिकारियों को बहुत 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 धन्यवाद। मानसी, आनंदिता, आप सभी को बहुत धन्यवाद। अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, पूजा का समय है, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, घरों में रहिएगा, माँ के चरणों में प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से जल्दी छुटकारा मिले और हम सब एक दूसरे से मिल सकें। ये बहुत बड़ी प्रार्थना होगी। स्वस्थ रहिएगा और अगली मुलाकात तक इसी तरह से मुस्कुराते रहिएगा। शुभ रात्रि। Thank you. Thank you, sir. Thank you.